guys. So welcome again in the ISS previous year टेस्ट सीरीज। सो आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा जिसके अंदर हमने 2023 पेपर वन न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सो 41 से स्टार्ट हैं क्वेश्चंस और 60 तक जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जानते हो एनए पेपर वन के अंदर तो अगर हम अच्छे तैयार करते हैं तो फिर हमारे स्कोर बहुत अच्छा चांसेस बन जाते हैं कि। और ये 20 क्वेश्चन जो है आपको 20 मिनट भी नहीं देने इसके लिए, 15-17 मिनट में हो जाते हैं ये। तो अगर आपके पास थोड़ा सा स्पीड है और आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया है तो इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। तो आप पहले पार्ट वन देखना, 41 से लेके 45 तक हमने वहाँ डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 46 से 50 तक, ताकि और ये 60 तक जाएंगे, ऐसे 4 वीडियोस में डिस्कस करते हैं 5-5 की। सो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर्स देखने हैं, और मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा डिटेल में समझे और उसके कंसेप्ट भी समझे कि इसमें ऐसा करना था तो और क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फिर से आया तो क्या कर सकते हैं। तो इन्हें बेसिकली बहुत आसान है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। जैसे ये 46 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, सो इसमें वो आपको कहता है कि इन केस ऑफ इक्वी स्पेस टेबुलर डेटा द एरर फॉर लीनियर इंटरपोलेशन इज बाउंडेड बाय 1/8 ऑफ द वॉट डिफरेंस। सो ये आपको वो कह रहा है, तो इसके अंदर आप क्या समझते हो मुझे बताओ। सो वैसे अगर आपने कोचिंग ली है, मेरे से पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। सो एरर फॉर लीनियर इंटरपोलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर कोई मान लो 8 एंड टाइल मारता हो, कुछ सोचता 1/8, 1/8 तो सर मैंने सिम्पसन में पढ़ा है। तो उसका भी अगर आप देखोगे तो एच स्क्वायर से हम कर लेते थे, है ना। मतलब 4 होता है, बट ठीक है, हम जो उसका ऑर्डर देख लेते थे कि पैराबोला है सर तो ऑर्डर 2 का हो सकता है ना। सो अगर वहां पे मतलब गलत कनेक्ट है, बट अगर कनेक्ट भी कर लेते तो भी शायद आंसर आप सेकंड ऑप्शन लगाते, सेकंड डिफरेंस। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तब भी आप जो है, अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो फॉर्मूला बहुत आसान है। तो इसलिए इसका डिटेल मतलब इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना होता लीनियर मोटेशन के लिए, बिकॉज आप जब भी करने वाले हो तो सेम ही एक फंडामेंटल निकल के आता है कि एरर इन लीनियर इंटरपोलेशन इज ऑलवेज एच स्क्वायर m/8। तभी देखो 1/8 कह रहा है, तभी वो 1/8 कह रहा है लीनियर, तो ये स्टैंडर्ड था, है ना। तो दिस इज 1/8 एच स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज द ऑर्डर ऑफ एरर। एंड व्हाट इज m हियर, तो एग्जाम में अगली बार ये m पूछ सकता है आपसे। तो m is nothing but the maximum of second derivative of the function where x in between a to b। अब ट्विस्ट क्या कर सकता है, अगली बार एग्जाम में वो क्या करेगा, ऐसा करेगा एच स्क्वायर स्मॉल m/t, कर भी चुका है पहले भी। तो स्मॉल m का मतलब मिनिमा होता है ना, मिनिमम। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कैपिटल M होता है विच इज द मैक्सिमम। तो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हमेशा ये फॉर्मूला है, तो इसे याद रखने की कोशिश करें, है ना। कभी कभी चीजें, बेसिक चीज देखो इसके अलावा, तो जब हम पढ़ाते भी हैं तो हम 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो ये लीनियर इंटरपोलेशन का एरर, और जब हम पढ़ते हैं ना तो आपको 2-4 चीजें उसमें याद रखनी पड़ती है कि भाई रंगा कोटा का एरर क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ का याद कर लो, एग्जाम में खत्म। तो थ्योरी बहुत छोटी सी है, बट ये याद रखने से क्या स्पीड बन जाता है। नहीं तो आप कोई पॉलिनोमियल डिराइव कर लो सेकंड ऑर्डर का, उसमें अगर आप डाल के देखोगे 1 वैल्यू 2 वैल्यू एंड देन इंटीग्रेट करोगे, यू गेट द एरर। बट उतना लंबा एग्जाम में क्यों करना है, इतना टाइम तो नहीं है आपके पास। तो 46 स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, 1 सेकंड का था, वैसे हमने अपनी भाषा कर रही पर जरूरत नहीं थी इसकी। अगला है द इंटीग्रल 0 to 1 x³ dx इज इवेल्युएटेड बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल। सो ट्रेपेजॉइडल रूल आपको कह रहा है कि इससे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद देखो एरर बता रहे थे, जैसे एग्जाम में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका आंसर की में आंसर गलत है। अगर आप पेपर में देखोगे तो आंसर गलत आ रखा है, बाद में ठीक हो गया, पता नहीं मेरे को पुरानी आंसर की थी तो उसके अंदर शायद गलत प्रिंट हो रखा है। सो अब मेरे ख्याल से 1 सेकंड में बच्चा बता सकता है कि एरर क्या है। हम सबसे पहला जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यही लिखते हैं। तो ट्राइपेजॉइडल रूल होता क्या है उन बच्चों के लिए जो मान लो कोचिंग नहीं पढ़ी हुई है बट फर्स्ट टाइम देखने हैं वीडियोस को। सो वो कैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई इंटीग्रेशन को, सर नॉर्मल इंटीग्रेशन तो मेरे को आता है ना। मुझे मान लो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आपको इंटीग्रेशन नहीं आता? आता है ना, एक्स की पावर n+1/n+1, सर मेरे को तो इंटीग्रेशन आता है। आप लिमिट कुछ भी लगा लो, मैं डाल लूंगा। तो हम ये ट्रेपेजॉइडल हो गया, है ना, ये रूल बने क्यों? सिम्पसन हो गया, वेडल्स हो गए, ये रूल क्यों बने? सो इसका कंसेप्ट अगर आप थोड़ा समझोगे कि इंटीग्रेशन में ये, क्योंकि पहले ना
ऐसे नहीं होता था कि आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का एरिया आ गया था ना। पहले ऐसा नहीं होता, पहले किसका रेक्टेंगल का एरिया आपने सबसे निकाला सीखा था। और अगर आप ट्वेल्थ क्लास में जाके थोड़ा सा रिवाइज करो या थोड़ा रिकॉल करो ट्वेल्थ क्लास को, तो आप एक टॉपिक पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। उसमें क्या करते हो, यही तो करते हो, है ना। तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल का एरिया निकालना सीखे थे। तो उसी से ये डिराइव होती है चीजें, कि अगर मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाला है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालना है, तो सर कैसे निकाले। सर अब तो बड़ा आसान है, ए टू बी एफ एक्स डी एस करो आ जाएगा, पर पहले नहीं आ सकता था। तो पहले क्या करते थे, स्ट्रिप्स बनाते थे, मतलब रेक्टेंगल्स बनाते थे। ये पहला रेक्टेंगल बनाया, ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया, ये तीसरा रेक्टेंगल बनाया, ऐसे मैं रेक्टेंगल्स बनाता था, है ना। रेक्टेंगल्स बना लिए हमने, फिर क्या करते थे, देखो ये रेक्टेंगल बनाया, तो ये वाला हिस्सा जो है छूट गया। ये रेक्टेंगल बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये छूट गया, ये बनाया, ये भी छूट गया। तो इन रेक्टेंगल्स का अगर आप एरिया निकाल के ऐड करोगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, पर वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट एरर आएगा, एरिया आएगा, अप्रोक्सीमेट एरिया आएगा। करेक्ट, ये निकाल सकते हैं बड़े आराम से ना। अब देखो ये, आप सर निकालने के लिए ये तो बताओ कि आपने ए को बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मैं कितनी लाइन खींची, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींची मैंने, तो मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मतलब ये जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मुझे डिवाइड करना है 6 पार्ट में, तो मेरे पास विड्थ आ जाएगी, b - a/6 किया मैंने, ये मेरा क्या एच आ गया मेरा सर, ये दिस इज माई एच, है ना। ये आपकी विड्थ आ गई। तो अब मान लो ये आपने 6 लाइनें खींची तो इतना एरर है। अगर मैं 6 की जगह 60 खींचूं तो एरर कम हो जाएगा, ये एरर कम हो जाएगा। अगर 60 की जगह अगर मैं 6 लाख खींचूं तो एरर और कम हो जाएगा। अगर मैं 1 करोड़ खींचूं एरर एकदम खत्म हो जाएगा, है ना। अगर मैं 6,000 करोड़ खींचूं तो मुझे लगता है पूरी लाइनें ऐसे भर जाएगी डब्बा। तो समझ रहे हो, एरर कम होता जाएगा, तो जितना बड़ा एन होता है उतना बड़ा एरर आपका कम होता है, तो इसलिए बाद में जनरलाइज कर दिया गया भाई ए टू बी एफ एक्स दिस कर दो, काम खत्म, देर इज नो एरर, वो एग्जैक्ट आता है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई लोग 6 लेते थे, कोई 3 लेते थे, कोई 12 लेते थे, कोई कुछ भी नंबर लेता था, 5 लेता था, 4 लेता था, है ना। तो ये जब स्टार्टिंग बनी न्यूमेरिकल एनालिसिस की तब ये डेराइव हुए थे। तो अब क्यों पढ़ाया जाता है ऐसा, तो हिस्ट्री आपको हमेशा पढ़ाई जाती है ना, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी और आपको आगे और लेके जानी है। तो इसलिए ये पुराने कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, ताकि आपका थोड़ा जो साइकोलॉजी है वो डेवलप हो कि और कैसे सोच सकते हैं, इसलिए ये पढ़ाया जाता है। तो किन्होंने किया, तो उनका नाम क्या था, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, सबसे पहले क्वाड्रेचर फॉर्मूला आया था। तो हम ये क्लास में पढ़ते ही हैं, न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसका पूरा डेरिवेशन है कि हमारे पास अगर कोई भी इंटीग्रेशन है एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, तो हम कैसे जाते हैं। तो हम पहले पूरा न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और उसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो इतना डीप में नहीं जाता है, या किस कहीं और पढ़े हो आप, उतना डीप में नहीं गए, तो जरूरत नहीं है फिलहाल अभी आपको जाने के लिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है जिसे न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला बोलते हैं, और उसमें अगर आप एन को 1 सब्स्टिट्यूट करते हो, अगर आप एन को 1 सब्स्टिट्यूट करते हो उस फॉर्मूले में, एन होता है वहां पे, उस फॉर्मूले में एन को 1 सब्स्टिट्यूट, तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल मिलता है। आप 2 करोगे आपको सिम्पसन वन थर्ड मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो वो उस फॉर्मूले से डिराइव होते हैं सारे, ट्राइपेजॉइडल, सिम्पसन, वन थर्ड, 3/8 वेडल्स, ये सारे उससे डिराइव होते हैं। तो अगर आप ब्यूटी देखोगे, तो ट्राइपेजॉइडल की ब्यूटी क्या है, ट्राइपेजॉइडल की सिंपल सी ब्यूटी है कि, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। तो अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन है x0 से x0 प्लस एन एच वाई डी एक्स, तो इसमें ना मैं कोई भी स्ट्रिप ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है ट्रेपेजॉइडल में एक खासियत है कि आप एन कोई भी नेचुरल नंबर चूज कर सकते हो, जबकि सिम्पसन वन थर्ड में आप एन को 2 ही ले सकते हो, याद आ रहा होगा आपको, मल्टीपल ऑफ 2। 3/8 में आप 3 ही ले सकते हो, वेडल्स में आप 6 ही ले सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आई रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो आपको ट्रेपेजॉइडल रूल ये देखोगे, इसका फॉर्मूला तो क्या होता था, h/2 y0 प्लस yn, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ रिमेनिंग टर्म, y1 y2 yn-1 था। और यहाँ पे n जो है वो कुछ भी हो सकता है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मेरे से एक इसका एक सर एक आधा पॉइंट और बताओ, तो अगर मैं इसमें एक चीज और बताऊं कि ज्योमेट्रिकली ये फॉर्मूला क्या है,
तो ज्योमेट्रिकली इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। उसमें भी अब यही करते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसा दिखता है, ऐसा ना। तो अगर ये ए है बी है तब क्या करते हो, 1/2 a + b × h ही तो करते हो। सेम किया है आपने वो भी यहाँ पे। मैंने बस ये क्या किया, टू बाहर ले लिया, नहीं तो मैं टू को अंदर ले जाता, यहाँ टू आ जाता और ये टू कट जाता। दैट्स से सेम ही चीज आती। तो ये ज्योमेट्रिकली दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली दिस फॉर्मूला इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि n = 1 अगर हम डालते हैं, when we put n = 1 in Newton Cotes quadrature formula you get the trapezoidal rule। ये दोनों पॉइंट जो है छोटे छोटे से लिख सकते हो। अब बात रही एरर की, इसमें टोटल एरर क्या होता है इसमें, तो आसान है, इसका टोटल एरर बड़ा आसान है। ये तो हम सबसे पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एरर जो बताओ ऐसा होता है -h³/12, y0 डबल डैश, y1 डबल डैश, अप टू yn-1 डबल डैश से ये ई है, लेट्स से दिस इज ई। सो ये काफी बार लिखना पड़ता है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि y डबल डैश x इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस n क्वांटिटीज, लार्जेस्ट ऑफ दिस n क्वांटिटी, ये n क्वांटिटीज से लार्जेस्ट है। तो मैं क्या ले सकता हूँ इसे, मैं लेट से ई लेस देन माइनस दिस इज n टाइम्स है, तो मैं ये n टाइम्स तो नहीं लिखूंगा, तो मैं n टाइम्स लिख लेता हूँ, n h³/12 y डबल डैश x, ऐसा लिख लेता हूँ। ऐसा आ गया, करेक्ट है ना। तो ये लेस देन किसके बराबर हो गया, ये इक्वल किसके बराबर हो गया, तो जैसे आपको पता है कि इसको लिख सकता हूँ मैं b-a/h, है ना, b-a/h, है ना समथिंग, है ना, एन यही होता है ना, b-a/h, h³/12 y डबल डैश x। तो दिस इज नथिंग बट -b-a, ये हो गया, दिस इज h²/12 y डबल डैश x। तो ऑर्डर ऑफ एरर इज 2, अगर आपसे कल को पूछ ले, पेपर में आ भी रखा है कि ऑर्डर ऑफ एरर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ एरर इज 2। इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ एरर इज 2, ऑर्डर ऑफ एरर। तो ये जो आपका दिख रहा है h²/12, यही ऑप्शन तो है आपका, देखा पेपर में, h²/12, एरर इज h²/12, तो सेम है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ तक, फॉलो कर पा रहे हो, देख लो 1 मिनट तो क्लियर होगा। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ है ना, अगले चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इफ दिस गिव्स यू, है ना, दिस एग्जिस्ट फॉर द पॉलिनोमियल एज हाई एज पॉसिबल। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हम जनरली क्लास में करते ही हैं, है ना, आप टेस्ट सीरीज में आप देखे, असाइनमेंट पर आप जरूर देखे होंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है एक नॉर्मल तरीके से अप्रोच कर सकते हो, या तो आप कोई पॉलिनोमियल ले लो, काम खत्म, है ना। बट इसमें दिक्कत यह है कि एज हाई एज पॉसिबल लिख दिया, डिग्री 2 लिखता है, डिग्री 3 लिखता है। तो जैसे मैंने आपको अभी पिछले वाली वीडियो में बताया, है ना, जो 2023 पेपर 1 की सीरीज है उसमें बताया, पहले 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके किया। तो इसमें एज हाई एज पॉसिबल लिखने से ना थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ जाती है, सर क्या ले, 3 लूँ, 4 लूँ, 10 लूँ, 1 लूँ, कॉन्स्टेंट लूँ, तो थोड़ी सी एम्बिग्यूटी बनती है। तो वहाँ पे आपको 3 लेने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 वैल्यू है ना। तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए, तीनों तीन, देखो ना A B C है, तो आपको 3 पॉलिनोमियल लेने पड़ेंगे ताकि ABC की 3 कांस्टेंट इक्वेशन आए। आप सॉल्व करो, ABC की वैल्यू, एक काम, पहला अप्रोच ये हो गया, है ना। दूसरा अप्रोच जो है वो आप डेटा से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फंक्शन के अंदर जो नंबर होते हैं, 0 हो गया, h/3 हो गया, h हो गया, फंक्शन है ना, ये क्या है, y0, y1, y2 तो है। भाई आपके पास x0 होता है, तभी तो आप f(x0) लिखते हो। आपके पास x1 होता है, तभी तो आप f(x1) लिखते हो। आपके पास x2 होता है, तभी तो आप f(x2) लिखते हो। तो ये जो फंक्शन ये दे रखे हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर 0 है सर, h/3 है सर, और h है। क्या ये इक्वली स्पेस डेटा है, नहीं। यहाँ पे डिस्टेंस h/3 है, यहाँ डिस्टेंस h/3 नहीं है सर, दिस इज नॉट इक्वली स्पेस डेटा। तो पहला को दिमाग में क्या आता है कि सर डेटा इक्वली स्पेस नहीं है। तो डेटा इक्वली स्पेस नहीं होता तो आपको कौन से 2 तरीके पढ़ाए जाते हैं, क्या पढ़ते हो, 2 ही है सर, न्यूटन और लाग्रांज, है ना, न्यूटन और लाग्रांज। बट न्यूटन में दिक्कत क्या होती है, जब आप फॉर्मूला लिखते हो f(x) = f(x0 + x - x0 फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस),
है ना, सेकंड डिवाइड डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस सेकंड ये बनाना पड़ेगा। लग्रांज में बस यहाँ बच जाते हो आप। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लग्रांज से करना ज्यादा आसान है। तो लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, है ना, आपने टॉपिक पढ़ा है, देखा है, सुना है जरूर। लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। ड्रैग माय फोटो हियर, है ना, आई कैन। सो ये क्या होगा, एक्स माइनस, सॉरी, एक्स नॉट ऊपर, देखो जहां से स्टार्ट होता है वो नहीं आता, तो एक्स नॉट से स्टार्ट होता है तो एक्स माइनस एक्स वन आएगा, एक्स माइनस एक्स टू आएगा, अब टू एक्स माइनस एक्स एन आएगा। तो अब कौन था, ये एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट से नीचे डिवाइड होगा। तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एंड सो ऑन, एक्स नॉट माइनस एक्स एन। यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा। प्लस अब अगला एक्स वन होता है तो एक्स माइनस एक्स नॉट, बस एक्स वन नहीं आएगा, एक्स माइनस एक्स टू, अप टू एक्स माइनस एक्स एन, और नीचे एक्स वन से डिवाइड होगा। तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, अप टू एक्स वन माइनस एक्स एन, एफ ऑफ एक्स वन, एंड सो ऑन, है ना, ऐसा चलता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, तो इस वाले को भी तो आप लिख सकते हो। तो इसको अगर आप लिखोगे तो एफ ऑफ एक्स इससे बराबर होगा। तो देखना, एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट ये है, दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू, है ना। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो हो गया, क्योंकि एक्स नॉट जीरो था। यहाँ पे डालते हैं एक्स माइनस एक्स वन विच इज एच बाई थ्री, एक्स माइनस एच टू, एक्स टू सॉरी, ये हो गया, और फिर क्या होगा, जीरो माइनस एच बाई थ्री, और जीरो माइनस एच, ये हो गया, प्लस एफ ऑफ एक्स वन, वॉट इज एक्स वन, एच बाई थ्री। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट मतलब जीरो, एक्स माइनस एच, नीचे क्या आएगा, एच बाई थ्री माइनस जीरो, और एच बाई थ्री माइनस एच, प्लस एफ ऑफ एक्स टू एच है आपका। तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस एच बाई थ्री, और नीचे क्या आएगा बेटा जी, एच माइनस जीरो, एच माइनस एच बाई थ्री। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया और कुछ नहीं किया मैंने, करेक्ट। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपको जो है वो बी का वैल्यू पूछा था, करेक्ट, आपको बी का वैल्यू पूछा, तो बी का जो कोइफिशिएंट है वो क्या, एच बाई थ्री है। तो अब इस पूरे में देखो एच बाई थ्री का है सर, एच बाई थ्री ये रहा। तो आपको जो मतलब है वो इस टर्म से है, मतलब आपको जो मतलब है वो इस टर्म से है। सर यहाँ तो इंटीग्रेशन भी है, तो इंटीग्रेशन भी लगा देते हैं। तो जीरो से एच यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ। अब ये देखो इंटीग्रेशन जो है वो डीएक्स के साथ है, मतलब एक्स पे इंटीग्रेट होगा। तो इसमें तो एक्स है नहीं कुछ भी, तो ये तो बाहर रखो, इस पे होगा सर। ये भी बाहर रखो सर, इस पे इंटीग्रेट होगा। ये भी बाहर रखो, इस पे इंटीग्रेट होगा। तो आपको जो मतलब है वो इस टर्म से है, बस ये वाले टर्म से। तो इस वाले टर्म को आपको पिक करना है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको जो है वो लिख लेता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, ज्यादा आसान रहेगी। गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो मैं ड्रैग कर देता हूँ इसको। तो ये क्या हो गया आपका, जीरो टू एच एफ एक्स डी एक्स। ये तो लेफ्ट साइड में चल रहा है। इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है, चलो आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मेरे को जो टर्म चाहिए मैं वो वाली पिक कर लेता हूँ, एफ ऑफ एच बाई थ्री, है ना, एफ ऑफ एच बाई थ्री। ये इंटीग्रेशन में नहीं है, जीरो टू एच, अंदर क्या बचा हुआ है सर, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस एच, एच बाय थ्री माइनस जीरो, एच बाय थ्री माइनस एच, सर ये बचा हुआ है dx, है ना। ये जो है ये आपने जो है वो देख लिया कि सर ऐसा ये वाला टर्म जो है हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसका भी मैं सिर्फ एक कोफिशिएंट लिख लेता हूँ, बी एच एफ ऑफ एच बाई थ्री, और भी है पर मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो केवल बी वाला कोफिशिएंट चाहता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ एच बाई थ्री, जीरो टू एच। तो इसको अगर आप देखोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एच, और नीचे अगर आप देखोगे तो देखो वन बाय, ये एच बाई थ्री है, और ये इसको ऐसा लिख लेते हैं, चलो एच बाई थ्री, और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं सर, एच माइनस थ्री एच,
अपॉन थ्री, तो 3 × 3 9 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज 9। 9 टाइम्स f(h/3) हो जाएगा 0 to h। तो दिस इज x² पे सॉल्व कर लेना चाहिए था हमें, है ना। तो गड़बड़ नहीं होगी यहाँ पे, बट ठीक है, आप जैसा भी चाहो। x² माइनस XH अपॉन h² माइनस 3h²। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज 9 f(h/3)। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे होते हैं ना, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, ये क्या लिखते जा रहे हो। -2h²। तो ये देखो इंटीग्रेशन एक्स का चल रहा है, तो ये तो एक्स है नहीं यहाँ पे, तो इसको बाहर ले आओ, तो दिस इज -9/2h² बाहर आ गया, f(h/3) आ गया। अंदर जो बता उसका इंटीग्रेशन करना है, तो x² का x³/3 हो गया, माइनस x²/2 हो गया, इंटू एच है, और 0 to h है सर। तो ये कितना हो गया, दिस इज -9/2h², f(h/3), है ना। तो दिस इज h³/3 माइनस h³ हो जाएगा, क्यू² इंटू h(h³/2), सॉरी। तो -9/2h², f(h/3). इतना तो हम क्लास में भी नहीं लिखते क्योंकि बच्चे बड़े समझदार रहते हैं, बट ऑनलाइन में चलो जज नहीं कर सकते कौन समझ पा रहा है कौन नहीं। बट अच्छा है, हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है। f(h/3), दिस इज -h³ है ना, बाई 6। कुछ हम मिस करते चल रहे हैं क्या। तो ये हमारा आ गया, वी हैव मिस समथिंग। हमने क्या 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 मिस किया। अच्छा, h² यहाँ पे है, ठीक है। तो -9/2h² इंटू -h³/6, f(h/3), माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। दिस इज 9 6, तो ये 3/4 हो गया। h² से h³ पटा, तो एक h बच गया, f(h/3). तो लेट्स कंपेयर। सो ये क्या है भाई, h f(h/3), h f(h/3). तो व्हाट इज b 3/4 से। आई होप ये क्लियर है, थोड़ा सा हॉस्पोस हो गया होगा आपके लिए। एक बार आप फिर से देख लो तसल्ली से कि आपको समझ में आया या नहीं। मैं पॉज कर लेता हूँ अपने आप को 1 मिनट के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना, आपने देखा होगा पीछे एक बार जाके। सो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। सबसे आसान देखो, एक मुश्किल एक आसान, एक मुश्किल मतलब मुश्किल आसान और मुश्किल का मतलब कि लेंदी है, सिर्फ ये लेंदी नहीं है। तो इस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, बड़ा आसान है ना। देखो del 6 है, अब आपको इसको डिफरेंसिंग आपको बता दी कि 1 की है, तो आप इसको एज अ डेरिवेटिव ट्रीट कर सकते हो एग्जाम में। तो डेल को अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन के साथ है तो आप ट्रीट कर लो डेरिवेटिव की तरह। तो मान लो आपको 6 बार डेरिवेटिव करना है, तो अगर आप किसी 1 डिग्री पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव करोगे 0 आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर ज्यादा है। 2 का करोगे 0 आएगा, 3 का करोगे 0 आएगा, 4 का करोगे 0 आएगा, 5 का करोगे 0 आएगा। 6 ऑनवर्ड्स करोगे तब कोई नंबर आना स्टार्ट होगा, करेक्ट है। जैसे मैं बोलूँ कि f(x)=x² है, भाई इसका थर्ड डेरिवेटिव तो 0 ही है ना। क्यों, क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी 0 है। देखो कांस्टेंट है, सॉरी। तो थर्ड डेरिवेटिव 0 ही आएगा ऑफ कोर्स। तो अगर डिग्री से बड़ा डेरिवेटिव है तो वो तो 0 ही देने लगेगा आपको बार बार। तो 6 से नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो सबसे बड़ा टर्म क्या आ सकता है, तो दिस होगा, तब कोई नंबर शायद बन सकता है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -x -3x²। देखो और बाकी सारे जो पावर आएगी वो छोटी आएगी, आप चाहे देख लो एक बार, अगर आपको पूरा लंबा सॉल्व करना चाहते हो आप। तो माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, तो ये क्या हो गया, दिस इज 3x³, और ये क्या हो गया 12x6। अब बाकी आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, वो 6 से छोटी आएगी। और अगर 6 से छोटी आ रही है इसका मतलब डेरिवेटिव 0 है। तो ये क्या हो गया, -12del 6 x6। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो होता है del n x n इज नथिंग बट n फैक्टोरियल। तो दिस इज -12 × 6 फैक्टोरियल। अब बच्चों को मैंने यहाँ पे भी टाइम वेस्ट करते देखा है, क्यों, क्योंकि सर 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमें क्या पता। तो ये आपको पता करना जरूरी है, 8640।
बताओ कितना टाइम लगा मुझे? 20 सेकंड, 30 सेकंड। इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए हमें, बड़ा आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे हो जा रहा है। तो एन ए बहुत आसान है। आप देखो पहले 10 क्वेश्चन में तो हमें कोई मेहनत नहीं लगी। 2 क्वेश्चन लंबे आए हैं। इस सीरीज में एक है, पिछली सीरीज में एक है। बाकी जो चीजें हैं बड़ी आसानी से चल रही है, तो कोई आपको प्रॉब्लम खास होगी नहीं, है ना? करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जब तक आप ये देखो एक बार। आई होप ये क्लियर है आपको, है ना? नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अगेन बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास ली है, आपने सारे सॉल्व किए हैं, तो देखो सर, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने तो रूट लगा के। पर डेल और म्यू से तो कंफ्यूज नहीं हो ना भाई। डेल का मतलब सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, म्यू का एवरेज। तो जो पता है वही लिख दो। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है सर? डेल होता है। क्या होता है? ई हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ। तो यही तो लिखा भाई, √E - 1/√E। कंफ्यूज नहीं होना। कर रहा है कंफ्यूज, कोई बात नहीं। तो आपको जो डेरिवेशन मैंने कराए थे, अगर आप वो ढंग से देखो, तो इसे कुछ एक्सप्रेशन भी हमने किए थे, अगर आपको याद हो। कि सर इसमें से मैं E - ½ कॉमन ले लूं, व्हाट आई गेट अंदर। तो सर E - 1 बचेगा। और ये आपको याद है E - 1 क्या होता है? बताओ सोच के। फॉरवर्ड ऑपरेटर। एक ऑपरेशन हो गया, ये हमने किया था। एक क्या किया था सर? डेल एफ एक्स इसके बराबर होता है, बैकवर्ड वाला। f(x) माइनस f(x - h)। इसको शिफ्ट ऑपरेटर अगर मैं यूज करूं, तो इस पे शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। दिस इज E - f(x)। क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर ही करता है ना, -1 टाइम शिफ्ट कर देता। तो ये क्या आता है? एफ एक्स कॉमन ले लूं तो 1 - E - 1 f(x). तो अगर आप देखोगे, फॉरवर्ड किसके बराबर आ गया? फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड। 1 - E 1 के। तो अगर मैं फॉरवर्ड में E½ की मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट आई गेट दोनों साइड। तो E½ माइनस E ऑफ -½ ये क्या है सर? ये तो डेल ही है। तो डेल की दो ऑपरेशन नहीं आगे देखो। तो डेल किसके बराबर हो गया? फॉरवर्ड ऑफ E - ½ बैकवर्ड ऑफ E½ ये मैंने करके दिखाया था आपको। ऐसे मैंने बहुत सारे करे हैं क्लास में। अगर आप अभी करंट स्टूडेंट हो तो आप देखा होगा, तो हमने बहुत सारे ऐसे क्लास में किए हैं। तो अगर नहीं किए हैं आपने, तो आपको ये छोटे छोटे मैंने बहुत बार बोला है कि करो, ये आपको डिराइव करने पड़ेंगे। ऐसे ही हमने किसका किया? सेंट्रल का, सॉरी एवरेज का किया है। एवरेज में क्या किया है? एवरेज जो होता है हमारा, एवरेज विच इज 1/2 E½ प्लस E ऑफ -½ देखो इसका मैंने म्यू स्क्वायर भी निकाल के दिखाया था आपको। 1/4 E½ प्लस E ऑफ -½ का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोलूंगा, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, आएगा क्या सर? E + E - 1 + 2 आएगा, करेक्ट। इसका स्क्वायर खोलो तो। अब मुझे तो किसी तरह से ना कोई रिलेशन बनाना है, तो मुझे सेंट्रल घुसाना है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, बताना जरा, E½ माइनस E ऑफ -½ का स्क्वायर, व्हाट आई गेट। सर इसका करोगे तो आएगा E + E - 1 - 2। पर ये तो ऊपर वाले के सेम तो नहीं आया, क्योंकि ऊपर तो +2 है। तो यहाँ मैं +4 लिख लूं, तो यही आ जाएगा। तो इसलिए मैं +4 लिख लेता हूँ। तो देखना आप ध्यान से, ये वाला नंबर और ये नंबर क्वांटिटी सेम है, क्योंकि ऊपर वाले से आता +2, यहाँ आता -2, तो मैंने +4 अलग लिख दिया। पर रिलेशन आ गया ना मेरे पास अंदर। दिस इज नथिंग बट द डेल स्क्वायर +4। तो ये आया क्या? तो दिस इज डेल स्क्वायर बाय 4 + 1। दिस इज नथिंग बट म्यू स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द म्यू स्क्वायर। तो ये म्यू स्क्वायर इंपॉर्टेंट एक रिलेशन मैंने आपको और ड्राइव कर दिया, कि म्यू स्क्वायर इज नथिंग बट डेल स्क्वायर बाय 4 + 1। मैंने ऐसे बहुत सारे बताए हैं, और बताता हूँ। एक देखो कि म्यू, अगर मैं म्यू पे f(x) y(x) लगाऊं, तो क्या आएगा? दिस इज 1/2 E½ प्लस E ऑफ -½ पे अगर y(x) लगाते हो तो क्या आता है? तो दिस इज नथिंग बट 1/2। अब शिफ्ट कर देगा इसे, तो x प्लस 1/2, 1/2 टाइम शिफ्ट करेगा, प्लस y(x - 1/2) टाइम शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या है? म्यू y(x) है। ऐसे अगर मैं डेल y(x) लिखूं तो क्या आएगा? तो ये x प्लस 1/2 और x - 1/2। क्यों? क्योंकि E½ माइनस E ऑफ -½ है। तो देखो इस 2 को अगर मैं इधर भेज दूं, इस 2 को अगर मैं इधर भेज दूं, तो ये 2 म्यू y(x) हो गया, विच इज इक्वल टू y(x+½ प्लस y(x - 1)। अगर थोड़ा सा जल्दी मैंने कर दिया है, तो प्लीज वीडियो पॉज करें और देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर बच्चे का टाइम वेस्ट हो। थोड़ा सा ना बड़ा वो हो जाता है। बट आप एक बार वीडियो पॉज करके समझ लो कि ये वाले कंसेप्ट में आपको कहीं डाउट लग रहा है। ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने डेल पे लगाया है। डेल जो होता है वो ये होता है,
ई हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ। तो इसने शिफ्ट कर दिया वाई एक्स प्लस वन बाई टू, इसने कर दिया वाई एक्स माइनस वन बाई टू। इन दोनों को ऐड कर दो जरा एक बार, तो क्या आएगा, टू म्यू प्लस डेल वाई एक्स। इसको ऐड करोगे ये कैंसिल हो गया, ये बचाएगा ट्वाइस ऑफ वाई एक्स प्लस वन बाई टू। इसको ऐसे लिखता हूँ, ट्वाई ई हाफ वाई एक्स। क्यों, ये तो है वाई हाफ, ऐड करोगे तो यही आ जाएगा नंबर। तो आप देख रहे हो वाई एक्स से वाई एक्स कट गया, तो टू म्यू प्लस डेल किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ ई हाफ के। तो ई हाफ किसके बराबर हो गया, म्यू प्लस डेल बाई टू। कौन बताएगा आपको, बताओ ये सब। ये तो तभी बता सकते हो जब आप कोई अच्छी जगह पढ़ रहे हो या अच्छी वीडियो देख रहे हो। तो ठीक है, तो ये एक नया रिजल्ट हो गया आपको जो आना चाहिए। मैं कुछ यूजफुल रिजल्ट दिखाता हूँ इसके रिलेटेड, फिर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका काम हो जाएगा, इससे अलावा कभी कोई बाहर पेपर बनता ही नहीं है क्वेश्चन। आप ये 5-6 रिजल्ट लिख लो, बस आपका काम हो जाएगा। ये 5-6 रिजल्ट लिख लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पेपर हर बार यहाँ से आया, आप चाहे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, और आगे भी यहाँ से आता रहेगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड फॉरवर्ड is equivalent to forward minus backward is equal to del square. This is the first result. Second, forward is equivalent to 1 by 2 del square plus del 1 plus del square by 4 की पावर हाफ। थर्ड, जो ये मैंने प्लस वाला किया माइनस वाला भी सेम होता है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस लगा के लिख देता हूँ कि अगर माइनस का पूछते थे यहाँ पे बस माइनस आ जाता और कुछ नहीं होता। दिस इज थर्ड। फोर्थ, अंडर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर। ये सारे प्रूफ कर सकता हूँ मैं, जैसे अभी 2-3 करके दिखाया आपको। इन सबके प्रूफ सेम ही है, कुछ नया प्रूफ नहीं है इसके अंदर। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि सर आपको आते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा वाला कहानी नहीं है यहाँ पे। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अगली बारी के लिए। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, फॉरवर्ड डिवाइड बाय बैकवर्ड माइनस बैकवर्ड डिवाइड बाय फॉरवर्ड। बस अगर आपने ये करे हैं तो आपका काम हो गया। फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ये लो। न्यू डेल का साथ के बता दिया मैंने आपको, 1/2 फॉरवर्ड प्लस बैक। अब आपको यही तो पूछा, देखो 1/2 ये पूछा है, और ये वाला ध्यान से देखना जरा, ध्यान से। ये तो एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको मैं ऐसा लिखूं, एलसीएम लेता हूँ तो 2 आ जाएगा, 2 इधर भेज देता हूँ। 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर म्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये बताना जरा। सर एलसीएम लोगे तो ये 2 यहाँ आ गया, प्लस डेल स्क्वायर इसके बराबर आएगा। सर व्हाट इज डेल स्क्वायर, सर डेल क्या है, ई हाफ माइनस ई ऑफ माइनस हाफ का स्क्वायर। कर लो सर। तो 2 प्लस ई हाफ का स्क्वायर ई प्लस ई माइनस वन माइनस टू, 2 से 2 कट गया। आया क्या बेटा, ई प्लस ई माइनस वन। यही तो पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है। सर ये नहीं पूछा, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो। इस पूरे की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं आपको, अभी आओ पीछे आओ। देखो इसकी वैल्यू क्या पूछी है, इसकी वैल्यू किसके किसके बराबर आई है, ई प्लस ई हाफ। और क्या लगा रखा है, बस वाई एक्स तो लगा रखा है, वाई एक्स लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई एक्स प्लस ई माइनस वन वाई एक्स। तो ये वन मानो, ऊपर कुछ नहीं है तो, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वन, एक टाइम शिफ्ट हो गया, ये माइनस टाइम शिफ्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, कैसे और बताएं आपको, बताओ। कितना आसान पेपर है। सर वो याद रखना जरूरी था, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं था। अगर वो याद नहीं भी रखते तो क्या मैं डिराइव नहीं कर सकता। आपको म्यू की वैल्यू पता है, डेल की वैल्यू पता है, आप म्यू और डेल का स्क्वायर निकाल दो, प्लस वन करना, सेम रिजल्ट आता है, ई प्लस ई हाफ। देयर इज नो नीड टू लर्न। पर याद है तो कितना आसान है। तो बस वही है, जो अगर आपने वो ये लिखे हैं तो आपका पेपर डन है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर श्योर। हर बार का पेपर उठा के देख लेना, इन्हीं से पेपर है। अब रिसेंटली आने लगे हैं, पहले तो सेंट्रल और एवरेज किसी भी ईयर में नहीं मिलेंगे आपको, 1-2 साल के पेपर में मिलने वाले हैं। मतलब 2021 में क्वेश्चन पहले सबसे पहले आया था, उससे पहले सेंट्रल है ही नहीं। 15-16 कभी भी उठा लो आप, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो ये इस सीरीज की सेकंड वीडियो है, आईएसएस पेपर 1 2023 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन। आगे वाली वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, और फिर अगली वीडियोस में मिलते हैं। पर सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको पता चले कि हाँ वीडियोस आ रही है या कंटेंट आ रहा है। और आप कमेंट भी करना अगर कोई बेहतर मेथड पता है, या फोटो भेजना, कुछ भी, है ना।